अच्छा जी, चलें। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हो गए। अच्छा, यहाँ एक तो आप लोगों ने अब ये करना है कि आप लोगों ने जो है, जिस नाम से आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है ना, आप लोगों ने उसी नाम से यहाँ अपना वो करना है। ठीक है। तो ये जैसे ओप्पो, ये चीज़ मुझे शो हो रही है। ये चीज़ मुझे पता हो कि कौन सा स्टूडेंट जो है ना उसने ज्वाइन किया हुआ है, तो ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। उसके अलावा आप लोगों का ये आज तीसरा लेक्चर है पीरेक्ट का। तो रजिस्ट्रेशन आप लोगों की हो गई है, मोस्टली स्टूडेंट्स की, सबकी। तो पहले दो लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड है, तो ये तीसरा लेक्चर भी आप लोगों का यूट्यूब पे आज अपलोड हो जाएगा। तो उसके बाद बाकी जो आपके शेड्यूल लाज हैं, सीआरपीसी या पीपीसी, पूरा सेशन जो आपका चलेगा, उसमें जो आपके फिर एक्ट्स या लेक्चर्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह वो आपको फिर ड्राइव पे अवेलेबल होंगी, वो यूट्यूब पे सबके साथ अवेलेबल नहीं होगी। ठीक हो गया। सिर्फ ये आज वाहिद लेक्चर है, ये भी अपलोड कर, क्योंकि पहले दो पार्ट ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो मैंने कहा तीसरा पार्ट भी आपको यूट्यूब पे इसका अपलोड कर दूंगा। लेकिन जो उससे नेक्स्ट ऑनवर्ड है, वो आप लोगों को ड्राइव पे अपलोड होंगे, क्योंकि और उसके टेस्ट जो हैं या पीडीएफ्स हैं, वो सारी आप लोगों को सिर्फ जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को अवेलेबल होंगी। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह कल इसका टेस्ट भी हो जाएगा, टेस्ट भी आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा। ठीक है। तो हमने इसके जो है चैप्टर 4 जो है वो हमने ये कर लिया था। चार चैप्टर, सॉरी 5 चैप्टर कर लिए थे प्रोसिक्यूटर तक। हमने इसकी चीज़ों को देख लिया था, कैसे जो है ये 17 अक्टूबर को इन्फोर्स हुआ, 11 अक्टूबर को असेंबली में आया, 16 को गवर्नर ने पास किया। इसके डीजी को हमने देख लिया था। टोटल आपको पता है इसके 18 चैप्टर हैं, 82 जो हैं इसके अंदर सेक्शंस हैं। शेड्यूल लाज इसमें 5 हैं, वो हमने देखे थे। बाकी हमने इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें थी, अगर वो हमें आप लोगों को याद हो, मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है आपकी। सेक्शन 3 के तहत जो है वो आपकी अथॉरिटी बनी है। ठीक है। उसमें चेयरपर्सन सीएम है। अथॉरिटी के मेंबर्स हमने 18 देखे थे। सेक्रेटरी कौन है वो देखा था। उसके बाद सेक्शन 3 के तहत हमने 3 के बाद हमने देखा था बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जिसका डीसी चेयरमैन होता है। ठीक है। तो जो आपका बोर्ड होता है, बोर्ड आपका सेक्शन 12 के तहत बनता है। सेक्शन 12 के अंदर बोर्ड का जिक्र है। इसी तरह मैंने आपको एसडीईओ का बताया था कि सेक्शन 22 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एसडीईओ उसका सेक्शन 22 है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ईओ है उसका सेक्शन 23 है। उसके अलावा यहाँ ये प्रोसिक्यूटर का 30 है। मेरे ख्याल में 26 होगा। हाँ, 27 सार्जेंट्स का है, 26 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स का है। तो ये हमने चीजें जो है ये हमने सारी देख ली थी। अब जो मेन इसमें पीरा एक्ट में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी ना, वो हमने देख ली हैं। जो पीरा एक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने देख ली हैं। बाकी चीजें हैं उनको आज मैं कोशिश यही करूंगा कि आज इंशाल्लाह हम ये पूरा कंप्लीट कर दें, क्योंकि आगे हमारे पास ये शुरू का दो तीन ये हमारे जो पेजेस हैं, चैप्टर 6 और चैप्टर 7, चैप्टर 8 तक मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे इतनी ज्यादा चीजें नहीं है, वो आपको इंशाल्लाह साथ के साथ पता भी लग जाएंगे। ठीक हो गया। जी जी बिल्कुल, ये वीडियो, ये इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को ग्रुप में बिल्कुल भेज दी जाएगी। आज की इसकी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगी, और उसके बाद ऑनवर्ड आगे जितने हमारे लेक्चर्स होंगे ड्राइव पे अवेलेबल, अलहदा आपके ड्राइव के अंदर आपकी ईमेल ऐड कर दी जाएगी। पीडीएफ भी, आपके टेस्ट भी, हर चीज वहां शेयर होगी। अच्छा जी, की बात करें इससे पहले के तो का जो लेक्चर्स हैं वो भी ऑलरेडी हमारे पेलिकन इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज के चैनल पे अपलोड है। अच्छा जी, अरेस्ट की बात करें। अब अरेस्ट की बात अगर हम करते हैं, तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये आपका जो सेक्शन है ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। 3 लोगों के पास अरेस्ट का इख्तियार है, ना प्रोसिक्यूटर के पास है, ना सार्जेंट के पास, ना सीनियर सार्जेंट। ईओ, आईओ और एसडीओ। एसडीओ, ईओ और आईओ, ये 3 लोग जो हैं, ये 3 लोगों के पास सेक्शन 31 के तहत इख्तियार है कि वो क्या कर सकते हैं, वो अरेस्ट कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं जी, वो अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन किन के पास इख्तियार है या कौन जो वो अरेस्ट कर सकता है। सिर्फ 3 लोग, आईओ, ईओ और एसडीओ जो है वो अरेस्ट कर सकता है। और वो किस मामले में अरेस्ट कर सकता है, उन लोगों को अरेस्ट करेगा जो कि जो 5 शेड्यूल लाज हैं या जो इस एक्ट में जो चीजें बयान की गई हैं उनके खिलाफ अगर कोई जाता है, कोई ऑफेंस करता है, कोई करता है, कौन सा करता है, तो वो जुर्म जो कि बयान किया गया है इस पीरा एक्ट के अंदर या 5 शेड्यूल लाज के अंदर। ठीक हो गया। बाकी लिखा हुआ है कि यहाँ के वो ऑफेंस अंडर द एक्ट, या अगर कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है या उसने ऑब्स्ट्रक्शन की है इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज की, तो उन मामलों के अंदर जो है वो ये 4 लोग जो 3 लोग जो है उनको अरेस्ट कर सकते हैं। और प्रोसीजर टू बी फॉलोड आफ्टर अरेस्ट, ये मैंने आपको बताया भी था कि जब भी कोई भी ऑफिसर अरेस्ट करेगा, वो आईओ करे या ईओ करे, तो वो पहले क्या करेगा, वो उसको इस सब इन्फोर्समेंट स्टेशन पे लेके आएगा। वो उस क्या करेगा, वो उसको इन्फोर्समेंट स्टेशन पे लेके आएगा, उसकी रिपोर्ट जो है एसडीओ को देगा।
एसडीओ जो है, एसडीओ जो है वो आगे क्या करेगा, वो आगे लीगल एक्शन का क्या मतलब है, एफआईआर रजिस्ट्रेशन, वो आगे अगर एफआईआर दर्ज होनी हुई तो वो एफआईआर दर्ज करेगा। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि एफआईआर जब दर्ज हो जाती है तो वो जो बंदा गिरफ्तार हो रहा है उसको मजिस्ट्रेट के पेश करना होता है कितने टाइम के अंदर अंदर, मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी, विद इन 24 आवर। मैंने ये चीज आपको बताई थी कि विद इन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको पेश करना होता है, ठीक हो गया। दूसरा आप लोगों ने यहाँ एक और चीज मुझे याद आ गई, आप लोगों ने कल से रेगुलर रहना है। हमारा 7:30 बजे लेक्चर का टाइम है, तो 7:30 बजे का मतलब आपने 7:30 बजे ही आना है। और अगेन यहाँ अभी भी मुझे एक जो है ना, जैसे ये इन्फिनिक्स मुझे कोई शो हो रहा है, तो काइंडली ना आप अपने नाम से आए, ठीक है। ताकि मुझे जो है ना ये नहीं अच्छा लगता कि आप लोग जो है कोई वीवो इन्फिनिक्स, अल्लाह ताला ने इतने अच्छे अच्छे खूबसूरत आप लोगों को नाम दिए, तो अपने नाम काइंडली जैसे आप ज्वाइन किया करें ना, चेंज कर लिया करें, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। अच्छा, उसके बाद सेक्शन 33 में एप्लीकेशन, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एक चीज, एप्लीकेशन टू, उन्होंने ये कहा हुआ है कि सीआरपीसी, जो हमारा सीआरपीसी है, क्या कहते हैं, क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसके अंदर अगर अरेस्ट के हवाले से कोई भी जो चीजें, जो प्रोसेस दिया गया है कि आपने डिटेन, क्योंकि उसमें बताया गया है ना डिटेंशन 24 घंटे की होगी, सिक्योरिटी बॉन्ड आपने देने हैं, आपने इंडिविजुअल को सर्च कैसे करना है, ठीक है, ये भी सीआरपीसी के अंदर बताया गया है। आपने इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, चलान कैसे सबमिट करवाना है, नामुकम्मल चलान क्या होता है, कंप्लीट चलान क्या होता है, ठीक हो गया, जिमनियां लिखनी है वो कैसे लिखते हैं, ये सारी चीजें जो है ये वो आपको कहते हैं कि वो आपने क्या करनी है, एप्लीकेशन जो कोड है वो अप्लाई होगा। कोड कौन सा है, सीआरपीसी, ये हमने डेफिनेशन में देखा था, ठीक हो गया। तो ये इस एक्ट, ये जो हमने जब गिरफ्तारी करनी है, सब कुछ करनी है, उसके बाद हमारा क्या यहाँ लागू होगा, सीआरपीसी जो है वो लागू होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको क्या करना है, इसको देख लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास चैप्टर 7 सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस सबको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। पब्लिक नुएसेंस एंड इंक्रोचमेंट। सबसे पहले तो प्रोसीजर 34 के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि प्रोसीजर क्या होगा रिमूवल ऑफ नोएसेंस। अब नोएसेंस जो है वो आपकी क्या है, पब्लिक नोएसेंस, मैंने आपको बताया था कि जो भी आपको पब्लिक नोएसेंस, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बंदा है वो कंप्लेन करता है कि भाईजान हमारे घर के साथ शादी हो रही है और वहां जो है ना स्पीकर ऊंची आवाज में बज रहा है, ये क्या, ये आपकी पब्लिक नोएसेंस है। एक बंदा पीरा को एप्लीकेशन देता है कि मैं अपने घर के पास ही गुजरता गुजरता हूँ, वहां एक बंदे ने जो क्या किया हुआ 10 फुट तक अपना घर आगे एक्सटेंड किया हुआ, ये क्या है, पब्लिक नुएसेंस है। तो वो जो प्रोसीजर उन्होंने बताया है कि पब्लिक नुएसेंस को आपने कैसे खत्म करना है, तो याद रख लो कि पब्लिक नुएसेंस किस किस को रिपोर्ट की जा सकती है, ईओ को, ईओ को, हेयरिंग ऑफिसर को, बोर्ड को। ये वही बोर्ड है, कौन सा बोर्ड है जी, अब ये देखें, आपने ना याद किस तरह से चीजों को करना है, आपके साथ के साथ, अब जैसे बता रहा हूँ, ईओ आएगा, आपने फौरन सोचना है इन्फोर्समेंट ऑफिसर। सर ने बताया था इन्फोर्समेंट ऑफिसर एक्ट में कौन सा सेक्शन है, आपके जेहन में आएगा सेक्शन 22, ठीक हो गया। फिर आ जाएगा एसडीओ। एसडीओ आप देखोगे, आप कहोगे एसडीओ का भी सर ने बताया था, एसडीओ का क्या बनता था, आपको याद आएगा कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर का सर ने बताया था, इन्फोर्समेंट ऑफिसर का था 23, 23। एसडीओ का क्या बताया था, एसडीओ बताया था 22, 22 के तहत सेक्शन, हेयरिंग ऑफिसर का हमने देखा था, हेयरिंग ऑफिसर अगर आप लोगों को याद हो तो सेक्शन 16, ठीक है, सेक्शन 16 हमने हेयरिंग ऑफिसर का देखा था। उसके बाद हमने आईओ का देखा था 26, मैंने पहले आपको बताया। इन्फोर्समेंट ऑफिसर का हमने जो है वो दे दिया, ठीक हो गया। और अथॉरिटी, सेक्शन 3 के तहत अथॉरिटी बनी थी, जिसके ये भी बताया, बोर्ड का भी आपको बता दिया, डीसी का, जिसमें हमारे पास क्या है सेक्शन 12 के तहत। ये वो है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फिंगर टिप्स पे आपको याद होना चाहिए कि सेक्शन 3 अथॉरिटी, सेक्शन 12 बोर्ड, सेक्शन 22 एसडीओ, सेक्शन 23 जो है ईओ, हेयरिंग ऑफिसर 16, और आईओ जो है 26, प्रोसिक्यूटर 30। ये चीजें इस तरह फिंगर टिप्स पे आपको याद होनी चाहिए, ये 5-6 सेक्शन है, इनमें से लाजमी कोई ना कोई सवाल जो है ना आप लोगों का पूछा जाना है। तो ये रिस्पॉन्सिबल है जो कि कंप्लेन्स आएंगे पब्लिक नुएसेंस को। अब पब्लिक नुएसेंस क्या हो सकती है, लीगल एक्ट्स हैं, कंडीशंस हैं, जो कि पब्लिक की सेफ्टी को, हेल्थ को, कंफर्ट को खराब करेंगे, वो आपकी पब्लिक नुएसेंस होगी, वो आपकी क्या होगी, पब्लिक नुएसेंस होगी। अब पब्लिक नुएसेंस की अगर कंप्लेन आ गई है तो उसको हल कैसे करना है, उसके लिए इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है वो ईपीओ जारी करेंगे, एब्सोल्यूट ऑर्डर जिसे कहते हैं, ईपीओ, इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर, इसको भी हमने देखा था, मैंने कहा था ये याद रख लेना, ईपीओ का सवाल बहुत हद तक चांसेस है कि ये सवाल पूछा जाएगा कि ईपीओ क्या होता है। तो इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर जो है वो इसके तहत, ये आपने याद रख लेना है। अब यहाँ एक चीज है कि ईपीओ जारी हो गया, आपको मैंने कंप्लेन की, आप में से किसी एसडीओ को, वहां ईपीओ जारी हो गया,
तो ईपीओ जारी हुआ, किसके खिलाफ जारी हो गया, समझो शान के खिलाफ ईपीओ जारी हो गया। अब ईपीओ जारी हो गया तो शान क्या करेगा, इस तरह से कहानी आपने याद रखनी है तो आपको याद रहेगा। शान क्या करेगा, उस ईपीओ के खिलाफ, जब मतलब लेट्स सपोज आज क्या है, 8 तारीख है, 8 तारीख को जारी हुआ, 8 तारीख से ऑनवर्ड 15 दिन के अंदर अंदर, याद रख लेना, विद इन 15 डेज, ठीक है, जिस बंदे ने वो ऑफेंस किया, जिसके खिलाफ ईपीओ जारी हुआ, जिसके खिलाफ जारी हुआ, वो 15 दिन के अंदर अंदर उस ईपीओ के खिलाफ क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है, वो दरखास्त दे सकता है, उसके खिलाफ अपील कर सकता है थ्रू रिप्रेजेंटेशन, या खुद भी किसको दे सकता है 15 दिन के अंदर अंदर दरखास्त, उस ईपीओ के जारी होने के 15 दिन के अंदर अंदर, टू हेयरिंग ऑफिसर। ये याद रख लेना कि जो ऑफेंडर है, जिसने ऑफेंस किया है, वो ईपीओ जारी होने के 15 दिन के अंदर अंदर दरखास्त देगा कि ये ईपीओ सही जारी हुआ, गलत जारी हुआ है मेरे खिलाफ। किसको देगा, हेयरिंग ऑफिसर को दरखास्त देगा। और फिर क्या होगा, फिर वो जो हेयरिंग ऑफिसर है, फिर वो हेयरिंग ऑफिसर उसके ऊपर पूरी कार्रवाई करेगा। वो देखेगा कि वो ईपीओ सही है या नहीं है, वो उसको देखेगा कि वो बताएगा कि ये ईपीओ सही है कि गलत है। अगर ईपीओ सही है तो वेल एंड गुड, वो कहेगा कार्रवाई जारी रखो। अगर ईपीओ गलत है तो फिर वो उसको रिमूव करने का इख्तियार वो ईपीओ का किसके पास है, हेयरिंग ऑफिसर को है। ठीक हो गया। उसके बाद ईपीओ के बाद वो फाइन वगैरह करना है, उस एरिया को सील करना है, ठीक हो गया, उसको अरेस्ट करना है, कुछ भी करना है, वो फिर हेयरिंग ऑफिसर बताएगा कि हाँ भाई अब 15 ईपीओ जारी हो गया है, तो 15 दिन के बाद क्या कहते हैं, जब उसके पास वो आएगी तो वो सारी डिटेल जो है वो उसको देखेगा। उसके बाद एक चीज याद रखो, ईपीओ जारी हो गया, पब्लिक नोएसेंस आप लोगों ने खत्म करनी है। जब पब्लिक नोएसेंस आप लोगों ने खत्म करनी है तो उसमें क्या होगा, आप जाओगे, बहुत सारी ऑप्शन है, बंदे के ऊपर एफआईआर दे दो, जुर्माना कर दो, डिफरेंट चीजें हैं, ये हम सब पढ़ चुके हैं। इसमें ये भी चीजें हैं कि आप लोग क्या कर सकते हो, अगर वो लेट्स सपोज एक बंदा कहता है कि मेरे घर के सामने रेडी लगी हुई है, तो वो जो रेडी लगी हुई है वो पब्लिक न्यूसेंस के अंदर उसने कहा कि आ रही है, कि आप इसको हटाओ, तो आप उसको कॉन्फिस्केट कर सकते हो। आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको कॉन्फिस्केट कर सकते हो। कोई दुकान है आगे बढ़ी हुई है, या कोई महंगी चीजें बेच रहा है, जैसे उस दिन मैंने आपको बताया था कि 3-4 दिन पहले मीटिंग हुई है, अब जखीरा आप कोई भी पीरा की, अपने सिटी की पीरा का फेसबुक पेज खोल के देखोगे, होर्डिंग के खिलाफ एंटी होर्डिंग एक्ट हमने पढ़ना भी है, तो होर्डिंग के खिलाफ आजकल मुहिम चल रही है, तो आप कॉन्फिस्केट कर सकते हो पब्लिक नुएसेंस, आप उसके तहत क्या करोगे, आप उसको कॉन्फिस्केट कर लोगे। उसके बाद याद रख लो, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये आपको ये लाइन एक लिख लीजिएगा कि इन्फोर्समेंट कॉस्ट जो है वो ऑफेंडर पे करेगा। अब इन्फोर्समेंट कॉस्ट क्या है, 10 फुट एक बंदे ने जमीन आगे बढ़ाई हुई है, और जब वो जमीन उस बंदे ने आगे बढ़ाई हुई है, तो जब उसको जमीन को उसको आगे उसने थड़ा बनाया हुआ है वो तोड़ना है, तो वहां बिल्डोजर, अगर बिल्डोजर कह रहा हूँ, वहां क्रेन लगेगी या ट्रैक्टर ट्राली जाएगा, तो कुछ तो सरकारी होता है, कुछ उसको रेंट पे लेते हैं। तो इन्फोर्समेंट जो भी कॉस्ट आएगी वो उस बंदे ने, जिसने वो इंक्रोचमेंट की हुई है, पब्लिक नोएसेंस जिस बंदे ने क्रिएट की है, उससे उससे वो जो इन्फोर्समेंट कॉस्ट है वो उससे ली जाएगी। अगर वो नहीं देता, या कोई चीजें उससे हमने बरामद की हैं, तो जो चीजें बरामद की हैं उसको नीलाम करके, ऑक्शन उसका करके भी हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट जो है उसकी रिकवरी कर सकते हैं। तो ये चीज आपने याद रख लेनी है। ठीक हो गया। और ये सारा काम जो करना है, ये पब्लिक नॉइसेंस जो रिमूव करनी है, ये सब कुछ करना है, ये किसका काम है, ईओ का काम है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है इसने फील्ड में ये काम करना है। हाँ, अगर उस बंदे पे एफआईआर देनी है, ये मैंने उस दिन भी बताया था, तो फिर वो क्या है, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का काम है। अच्छा, तो ये सारा काम जो है ये आपका क्या था, ये सारा काम आप लोगों का, ये मैंने आपको ये पहले मैंने बता दिया कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर उसमें क्या करेगा, इन्फोर्समेंट ऑफिसर ईपीओ जारी करेगा। उसके बाद वो कंप्लाई नहीं करता तो वो क्या करेगा, इलिमिनेट द नोटिस, इम्पोज फाइन करेगा, कॉन्फिस्केट करेगा प्रॉपर्टी। तो ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर एक्शन करेगा। और अगर हेयरिंग ऑफिसर का क्या है, अगर उसने कंटेस्ट किया ईपीओ को, ये जो अभी मैंने चीजें ये मैंने सारी बताई हैं जो लिखी हुई थी, मैंने कहा आपको एक कहानी बता दूं, तो विद इन 15 डेज वो हेयरिंग ऑफिसर को दरखास्त देगा, और हेयरिंग ऑफिसर फिर क्या करेगा, वो या मॉडिफाई कर सकता है, ईपीओ को कैंसिल कर सकता है उनको सुनने के बाद कि ये मामला बिल्कुल सही था या गलत था। ठीक हो गया। तो ये हेयरिंग ऑफिसर जो है ये सारी चीजें उस लिहाज से उसको करेगा। और उसके बाद 37 के बारे के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि प्रोहिबिशन ऑफ इंक्रोचमेंट, के इंक्रोचमेंट की इजाजत नहीं है। पीरा एक्ट के वो पूछा जाएगा कि पीरा एक्ट के किस सेक्शन के तहत आपको इंक्रोचमेंट की, लेट्स सपोज आप कल को एसडीओ है लगे हैं,
या आप में से अभी बहुत सारे एज अ ईओ काम कर रहे हैं, तो आप कल कला ट्रेनिंग के बाद फील्ड में जाते हैं, तो आप एक बंदे को कहते हैं कि भाईजान ये 5 फुट आपको अलाउ है, आपने 10 फुट तक इंक्रोचमेंट बढ़ाई हुई है, तो वो आपको कहता है भाईजान आपको क्या मसला है, आप कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले। तो आप उन्हें कहोगे कि भाई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ने एक एक्ट जारी किया है, पीरा एक्ट, उसके सेक्शन 37 के तहत ये बताया गया है कि नो पर्सन शैल मेक एनी इंक्रोचमेंट मूवेबल या इमूवेबल। इसमें ये नहीं है, यहाँ ये देखें, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, मूवेबल और इमूवेबल। इमूवेबल मैंने आपको बताया, मैंने अपने घर के आगे 15 फुट तक का थड़ा बनाया हुआ है, इमूवेबल। मूवेबल क्या है, आपकी रेडियां हो गई, आपने क्या कहते हैं, लोगों ने वो क्या कहते हैं, ये जिस तरह बर्गर शवार में इन्होंने अपनी रेडियां, मूवेबल रेडियां बनाई होती है, ये इस तरह की, ठीक है, तो ये आपको पता है। तो ये 37, सेक्शन 37 बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे 38 और 39 दो सेक्शन है, इन दोनों में इनका प्रोसीजर बताया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 38 के अंदर मूवेबल इंक्रोचमेंट को कैसे हटाना है, और 39 के अंदर इमूवेबल को कैसे हटाना है। तो मूवेबल इंक्रोचमेंट का उन्होंने बताया, ये दोनों इंक्रोचमेंट जो भी हटाएगा इसमें आपको ईओ मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का यहाँ कोई काम नहीं है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है वो क्या करेगा, वो सबसे पहले नोटिस देगा। याद रखो, ये नहीं है कि आप गए हो, आप बैठे हो, आपको कॉल आई है, आपको बताया गया है कि माशाल्लाह बर्गर पॉइंट है एक, माशाल्लाह बर्गर पॉइंट वाला जो है ना वो अपनी दुकान के अंदर नहीं लगाता, 4 फुट बाहर निकाल के उसने ना ये मूवेबल जो है इंक्रोचमेंट की हुई है। आपने गाड़ी निकाली, आप गए हो, माशाल्लाह बर्गर पॉइंट का जो है ना उसको सुबहान अल्लाह आपने कर दिया, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं करना। आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप उसको नोटिस दोगे, उसके बाद नोटिस देने के बाद रिमूवल ऑर्डर उसको आएगा। उसके बाद जो है आप उसको एक स्पेसिफिक उसका जो टाइम है उसके तहत आप उसको क्या करोगे, खाली करवाओगे। ठीक हो गया, तो ये है उसका। और अगर इंक्रोचमेंट रिमूव नहीं होती तो फिर क्या करोगे, इन्फोर्समेंट ऑफिसर में टेक एक्शन इंक्लूडिंग रिमूवल, या रिमूव कर सकता है या कॉन्फिस्केट कर सकता है उस प्रॉपर्टी को। ठीक हो गया, एक सेकंड जरा रुको। जी मेरी आवाज आ रही है? माजरत, वो मैं असल में मैं 2 दिन से जरा थोड़ी तबीयत डाउन थी, मेरा ना गला थोड़ा सा जवाब दे रहा था, इसलिए मुझे जरा थोड़ी सी ब्रेक लेनी पड़ी। अच्छा, यहाँ तक चीजें जो बताई हैं समझ आई है? यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हैं जो हमने देखी हैं? क्लियर है? एक दफा ओके कर दो ताकि यहाँ से हम आगे देखें। ठीक हो गया, ओके हो गया। अच्छा, तो हम देख, अच्छा मूवेबल का मैंने आपको बताया था कि मूवेबल का अब वो उसमें फाइन वगैरह उसको कर सकता है। ठीक हो गया, जो कि एक्ट में दिया होगा, शेड्यूल लॉज में दिया हुआ है। अगर आर्टिकल है उसको कॉन्फिस्केट कर सकता है। ठीक हो गया, एरिया है उसको सील कर सकता है, सील द प्रेमिसेस। ठीक हो गया, उसके बाद अरेस्ट कर सकता है उस ऑफेंडर को जिसकी मूवेबल इंक्रोचमेंट है। ये सारा क्या करेगा, ये ईओ के काम है। ठीक हो गया, उसके बाद उसको अरेस्ट कर सकता है, उसके ऊपर एफआईआर दे सकता है। ठीक हो गया, और उसके बाद क्या कहते हैं, ये सारी चीजें वो करेगा। और याद रखो, जो भी मूवेबल इंक्रोचमेंट जो है वो पकड़ी वो लेके आएंगे, उसको जो भी आर्टिकल है, कॉन्फिस्केटेड आर्टिकल, कॉन्फिस्केटेड जिसको पकड़ा है, वो व्हीकल है, कार्ट हो सकती है, उसका जो फेट है, मतलब इसको इस तरह से याद रख लो कि कोई भी कॉन्फिस्केटेड आपके आइटम है, कोई भी एरिया ईओ ने सील किया है, ठीक हो गया, या कोई भी फाइन है, उन सब के बारे में फाइनल ऑर्डर जो है, अथोराइजेशन जो देनी है या उसका क्या करना है, उसके ऊपर फाइनल हुक्म हेयरिंग ऑफिसर का होगा। उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर उसका जो ये सेम मूवेबल इमूवेबल इन दोनों के ऊपर जो फाइनल हुक्म है वो किसका होगा, वो आपका
हेयरिंग ऑफिसर का होगा। इमूवेबल का भी वही है। इंक्रोचमेंट ऑफिसर पहले क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा पहले। वो क्या, इमूवेबल का थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस है। क्यों? उसके ऊपर इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है वो या अपने खुद के तौर पे, या इन्फोर्समेंट ऑफिसर को कोई कंप्लेन आती है, या क्या कहते हैं कोई इंफॉर्मेशन देता है, कोई विसल ब्लोवर उन्हें बताएगा, या अथॉरिटी रिकमेंड करके लाहौर से अथॉरिटी भेजे कि बहावलपुर के अंदर फलाना प्लाजा है, मुल्तान के अंदर फलाना प्लाजा है, सरगोदा के अंदर फलाना प्लाजा है, अथॉरिटी कहे कि आपने ये इमूवेबल है, आप इसके ऊपर एक्शन करें। या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, मुल्तान का जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, मुल्तान का डीसी जो है, पूरा बोर्ड रिकमेंड करके ईओ को, एसडीओ को भेजे, या ईओ को भेजे कि आपने इसके ऊपर कार्रवाई करनी है। या आपका एसडीओ, आपका जो एसडीओ है, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो आपका, सॉरी, इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, उसे कहे कि भाईजान ये इमूवेबल इंक्रोचमेंट है, तो आप इसके ऊपर क्या करोगे, आप इसके ऊपर जाके एक्ट करो। ठीक हो गया? फिर जो है वो क्या करेगा, वो इन्वेस्टिगेट करेगा और हेयरिंग ऑफिसर को क्या करेगा, सबमिट करेगा एक रिपोर्ट। और अगर हेयरिंग ऑफिसर को डीम फिट, इफ हेयरिंग ऑफिसर डीम्स फिट, उसको लगता है कि ये मामला बिल्कुल ठीक है, ये इंक्रोचमेंट हुई है, तो वो फिर एक ऑर्डर इशू करेगा, एक रिमूवल ऑर्डर। ठीक हो गया? वो रिमूवल ऑर्डर कहेगा कि हाँ भाई ये प्लाजा जो है, ये प्लाजा गलत बना हुआ है, हुकूमत की प्रॉपर्टी के ऊपर है, तो इसको छोड़ दो। लेकिन अगर वो उसको नहीं करता, टाइम पीरियड एक्सपायरी, वो कहता है कि 3 हफ्ते का नोटिस है जी आपको, 3 हफ्ते के अंदर अंदर ये प्लाजा खाली कर दें। 3 हफ्ते तक वो प्लाजा खाली नहीं करते, तो 3 हफ्ते के बाद आप जाओगे अपनी टीम के साथ। कौन जाएगा? ईओ, इन्फोर्समेंट ऑफिसर। इन्फोर्समेंट ऑफिसर जाएगा और हेयरिंग ऑफिसर का जो हुक्म है उसको इन्फोर्स करके आएगा। ठीक हो गया? इसमें भी फिर वही होगा, कि कॉन्फिस्केटेड मटेरियल हो सकता, ऑफ द प्रेसेस होगा, फाइन होगा। कौन नहीं करता तो ऑफेंडर, जो जिस ऑफेंडर जो होगा उसको पकड़ेंगे, उसको बाद उसको अरेस्ट किया जा सकता है, एफआईआर हो सकती है। और फिर सेम वही प्रोसीजर है सारा, कि कोई भी जो जो कन्फिस्केटेड आर्टिकल्स हैं, कोई मशीनरी है, कोई बिल्डिंग मटेरियल है, उसकी फेट का जो भी फैसला होगा वो हेयरिंग ऑफिसर करेगा। जो कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट है उसका, वो जो बंदे, जिस बंदे ने ऑफेंस किया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार पूछी जा सकती है आप लोगों से, कि कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट कौन देगा। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो भी खर्चा हुआ है वो इन्फोर्समेंट करवाने पे, प्लाजा गिराने पे जो भी खर्चा आया है वो सरकार नहीं देगी। जिसका प्लाजा था, जिसने वो जुर्म किया है, जो ऑफेंडर है, जिसने ऑफेंस किया है, कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट वो बंदा देगा। ठीक हो गया? ये बहुत, यहां तक आपका जो पीरा एक्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? यहां तक आपका जो पीरा एक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन से सेक्शन तक आपका बनता है जी? ये आपका सेक्शन, ये सॉरी, चैप्टर 7, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से ऑनवर्ड सिर्फ रीडिंग है। ठीक है? आप देखेंगे हमें जितना हमने उसके ऊपर मैंने टाइम क्यों लगाया, ये आज हमने खत्म करना है, अभी आधा घंटा मैं और लगाऊंगा इसके ऊपर। तो ये आज आपका लेक्चर भी 1 घंटे का ही होगा। तो ये आगे 40 सेक्शन से पहले पहले, जो 40 सेक्शंस हैं, उनको आप एक साइड पर डालेंगे, और ये 40 सेक्शन उसके निस्बत कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें हैं। तो मेन जो समझने करने वाली चीजें यहां तक है, उसके आगे सिंपल चीजें हैं। आप देखें, सेक्शन 40 में बताया गया इशुएंस एंड डिलीवरी ऑफ नोटिस। अब इसमें क्या बताया गया है, कि आपने, जो मैंने आपको बताया है कि इमूवेबल और मूवेबल जो आपकी इंक्रोचमेंट है, आपने ऐसे ही नहीं मूव, आपको पता लगा एक विसल ब्लोअर ने, या मैंने आपको बताया कि भाईजान फलानी जगह पे एक प्लाजा गलत बना हुआ है, आप गए मुंह उठा के प्लाजा, रात को क्रेन मंगवाई, सुबह सुबह गए पूरा प्लाजा गिरा दिया। नहीं, आपने क्या करना है, आपने उनको इशू करना है नोटिस। और वो नोटिस आपने उनको पीरा एक्ट के तहत कैसे देना है, उसके 4 5 मेथड बताए गए हैं। ये 5 मेथड आपने याद रख लेने हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेथड्स ऑफ नोटिस डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5, 5 है। सबसे पहले क्या है, कि जो मैं यहाँ इमेजिन कर रहा हूँ ताकि आप लोग याद रहे, एक प्लाजा, मैं बार बार प्लाजा कर रहा हूँ, मेरी कोशिश होती है एक कहानी बने, ताकि आप लोगों को वो कहानी याद रहे। ठीक है? आप लोगों को क्या याद रहे, आप लोगों को वो कहानी याद रहे। तो कहानी क्या है, कि हाँ, एक प्लाजा है, तो एक प्लाजे को आपने गिराना है, तो आप सबसे पहले उसे क्या करोगे, सबसे पहले आपने पर्सनल सर्विस देनी है। पर्सनल सर्विस का क्या मतलब, आप पर्सनल उसके पास जाओगे, उसको नोटिस दोगे, उसके मालिक को, कि भाईजान आपका प्लाजा गैर कानूनी, फलाने एक्ट, फलाने शेड्यूल, उसके फलाने एक्ट के सेक्शन की तहत आपका प्लाजा गलत बना हुआ है, तो आप जो क्या करोगे, आप इसको खाली कर दो, ये गिरेगा। ठीक है? तो ये पर्सनल सर्विस हो गई। पर्सनल सर्विस अवेलेबल नहीं है, बंदा अवेलेबल नहीं है, तो सर्विस एज प्रेमिसेस। आप क्या करोगे, अगर जो ऑफेंडर है वो आपको लोकेट नहीं हो रहा, कि वो वहां अवेलेबल ही नहीं है अपनी उस जगह पर, या वो अपनी क्या कहते हैं, वहां तक आप पहुंच नहीं सकते, तो आप कोरियर कर दोगे। ठीक है? आप क्या करोगे, पर्सनल एज प्रेमिसेस में
क्या है कि वो जो नोटिस है कोरियर के थ्रू वहां भिजवाओगे, ठीक हो गया, और उसे कहोगे कि भाईजान आप इसकी यहाँ नहीं रहते या आप मुझे मिले नहीं हो, लेकिन ये आपका जो है आप अपनी लोकेशन पे मौजूद नहीं है, लेकिन हम कोरियर के थ्रू भिजवा देते हैं। फिर है फिक्सिंग ऑफ नोटिस। आपको हमने कोरियर की या फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो फिर आप क्या करोगे, नोटिस वहां चिस्पा करोगे, ठीक हो गया। उसकी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के बाहर आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, वो जो नोटिस है वो उसको क्या कहते हैं, कोई जहां विजिबल जगह है, घर है, प्लाजा है, वहां चिपका दोगे। अगर उससे भी कोई क्या कहते हैं उसके बाद भी कोई वो नहीं आता तो फिर आप क्या करोगे, पब्लिक नोटिस आप इश्तेहार दोगे न्यूज़पेपर के अंदर। और अगर न्यूज़पेपर के इश्तेहार के बाद उसके बाद क्या है कि इफ द नोटिस इज ऑफ सॉरी लोकल प्रोक्लेमेशन, फिर आप क्या करोगे, फिर आप ये करोगे कि क्या कहते हैं जैसे एक होता है ना कि आपका इलाका है वहां कोई मस्जिद है तो आप मस्जिद में जाके क्या कहते हैं या लोगों को इकट्ठा करके आप ऐलान कर सकते हैं, या मस्जिद में जाके आप लाउड स्पीकर के थ्रू जो है पूरी लोकेलिटी के अंदर उनको उसको जाके ये नोटिस ये दोगे। तो ये क्या है, ये आपके पास ये 5 मेथड है, ठीक है, ये 5 मेथड है, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। पर्सनल सर्विस वाला भी कर सकते हो, कोरियर वाला भी कर सकते हो, आप नोटिस चिस्पा भी कर सकते हो, न्यूज़पेपर में इश्तेहार दे के भी। अब देखे ना, लेट्स सपोज एक बाजार है, अब एक बाजार है उसके अंदर 1500 दुकानें हैं, लेट मैं वैसे कह रहा हूँ, इमेजिन करते हैं 1500 दुकानें हैं। अब आप 1500 दुकानों में एक एक जगह जाकर तो नोटिस भी नहीं दे सकते, आप 1500 के लिए ऐड भी नहीं दे सकते, सर्विस भी नहीं कर सकते, प्रेमिसेस पे भी नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, आप वहां ऐसे करोगे कि मस्जिद में वहां जाके या उस पूरे बाजार के अंदर एक बंदे को बाइक पे बिठाओगे, उसको लाउड स्पीकर दोगे, उसे कहोगे भाई वहां जाके ऐलान करना शुरू कर दो, ये सारी की सारी दुकानें गिर जाएंगी। तो ये 5 मेथड में से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं डिलीवरी नोटिस देने के लिए, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। उसके बाद चैप्टर 9 सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक हो गया ये भी, पेनल्टीज। इसके अंदर पेनल्टीज बताई गई हैं। सेक्शन 41 के तहत ये बताया गया है कि पेनल्टीज कौन कौन सी, वही बताया गया है कि पेनल्टीज का क्या मतलब है। पेनल्टी का मतलब वही है जो कि वायलेशंस हो की पीरा एक्ट की या शेड्यूल लॉज की, वो 5 शेड्यूल लॉज। पेनल्टी किसे कहेंगे, मैं उस टाइम से आपको कह रहा हूँ कि उस बंदे ने ये किया होगा वो किया होगा, तो वो पेनल्टी उसकी क्या कहते हैं किसके तहत पेनल्टी उसको पड़ेगी, उसने वो ऑफेंस किया हो जो पीरा एक्ट में बताया गया है या शेड्यूल लॉज में। उसके बाद हमारे पास सेक्शन 42, पिकनरी लिमिट्स फॉर पेनल्टी। पिकनरी का क्या मतलब होता है, फाइनेंशियल, कि फाइनेंशियल लिमिट्स कितनी है। तो फाइनेंशियल लिमिट्स का उन्होंने बता दिया कि ऑल ऑफिसर्स हैव स्पेसिफाइड, उन्होंने कहा कि हर ऑफिसर की स्पेसिफाइड लिमिट्स हैं। मैंने यहाँ आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, ये मैंने ओपन किया हुआ था आप लोगों के लिए, ये देखें, ये देखें, ये हम पढ़ेंगे। ये शेड्यूल 1 है, ये शेड्यूल ये शेड्यूल 1 है। इसके अंदर ये पिक्यूनरी जो है ना लिमिट्स ऑफिसर्स की बताई गई हैं कि प्राइवेट पर्सन को जो फाइन होगा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड 3 लाख का कर सकता है, हेयरिंग ऑफिसर 2 लाख, जैसे मैंने उस दिन आपको उस दिन का मैं बता रहा हूँ कि एसडीओ 1 लाख तक का फाइन कर सकता है, ईओ जो है 50,000 का। इसी तरह ये भी हम पढ़ेंगे, ऑफेंस बाय कंपनीज जो है 45 सेक्शन के तहत, उसमें एसडीओ 1 लाख का। तो जो शेड्यूल 1 में बता दिया है फाइन, इसके अलावा अब एसडीओ मैक्सिमम 1 लाख का फाइन कर सकता है किसी भी हवाले से, 50,000, 50,000। और ईओ इन्फोर्समेंट ऑफिसर मैक्सिमम 50,000 का। तो ये नहीं हो सकता कि ईओ जो है वो 70,000 का फाइन कर दे, ठीक है। तो ये उन्होंने बताया हुआ है, ये चीजें जो है ये आप लोगों ने इसमें याद रख लेनी है। पीरा इसके इसमें ये बताया हुआ है कि लिमिट्स वही हैं जो कि प्रिस्क्राइब रेंज उनको बता दी गई है कि आपने इसी रेंज के अंदर रहते रहते हर अफसर ने अपना फाइन करना है। अपने इसको सिंपल वर्ड्स में अगर आपको बताऊं कि किसी भी अफसर ने अपनी औकात से ज्यादा फाइन नहीं करना, जो औकात बता दी गई है उसी औकात में रहना है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी चैप्टर 10, प्रिवेंटिव मेजर्स। अब प्रिवेंटिव मेजर्स हमारे पास क्या है, उसमें उन्होंने बताया है कि सिक्योरिटी बॉन्ड। तो सिक्योरिटी एंड बॉन्ड्स के हवाले से जब भी आप किसी को अरेस्ट करते हैं तो ये सीआरपीसी के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि इंडिविजुअल जो है वो सिक्योरिटी अपना बॉन्ड प्रोवाइड कर देता है कि मैं जो है वो एक्ट के तहत जो है ये काम करूंगा, या वो कहता है कि मैंने एक दफा इंक्रोचमेंट कर लिया तो आप उससे सिक्योरिटी या बॉन्ड लिखवा सकते हैं कि मैं दोबारा जो है कंप्लाइंस करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा। तो वो सेक्शन 43 के तहत जो है वो आपका होगा। उसके बाद हमारे पास चैप्टर 11, ऑफेंसेस। ऑफेंसेस बड़े इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन 44, अभी मैंने ऊपर आप लोगों को जो आपने देखा था, अभी मैंने जो आपको शेड्यूल 1 दिखाया था उसमें सेक्शन 44 सेक्शन 45 का जिक्र था ऑफेंस बाय कंपनीज का, ठीक है। उसमें ऑफेंस बाय कंपनीज जो है उसका क्या था, जिक्र था। तो
ऑफेंसेस क्या है? ऑफेंसेस वही हैं जो कि आप लोगों को क्या कहते हैं उसमें डिटेल में बताया है कि जो कि बंदा नोटिस रिसीव करने से रिफ्यूज करेगा, ठीक हो गया। और जो कि जैसे ईपीओ को जारी हो गया है, इस एक्ट के तहत कोई भी ऑर्डर है उसको ओबे करने से इनकारी होगा। उसके बाद अगर एक बंदे को नोटिस दे के बुलाया जाता है हेयरिंग ऑफिसर या ईओ, तो कि ये डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड करो, तो वो नहीं आता, तो ये भी ऑफेंस है। रेजिस्टेंस, अच्छा। उसके बाद कोई इंक्रोचमेंट हो रही है, पब्लिक नुएसेंस कॉज कर रहा है, ये ऑफेंस है। इंक्रोचमेंट कर रहा है, ये ऑफेंस है। ईपीओस जारी हो रहे हैं, उससे वो कंप्लाई नहीं कर रहा। तो ये क्या है? ये ऑफेंसेस हैं। और ऑफेंसेस जो इस एक्ट के तहत ऑफेंस है, और 5 शेड्यूल लॉज हैं उनके तहत भी ऑफेंस है। तो उन सब का वो कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या होगा? उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो अगर वो ये ऑफेंस करता है सेक्शन 44 के तहत, तो मैंने आपको दिखाया था, तो उसके तहत क्या होगा? वो गिल्टी होगा। और वो जो ऑफेंडर्स होंगे उनको अप टू 6 मंथ, ये इंपॉर्टेंट है, अप टू 6 मंथ सजा हो सकती है और फाइन हो सकता है 3 लाख तक। अभी मैं आपको शेड्यूल में दिखाया था, ये देखें, दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखें, सेक्शन 44 के तहत अप टू 3 लाख तक बोर्ड करेगा, 2 लाख हेयरिंग ऑफिसर। ये आपको याद करवाऊंगा बाद में, ये रूल्स, ये ऑपरेशन रूल्स हैं, ये अब हमने कल से इंशाल्लाह ये करने हैं। ये पूरा रूल्स है, ठीक है, ये सारे जो है इन्फोर्समेंट, ये इसके ये 38 तक इसमें फॉर्म ये इसमें करने हैं, ठीक हो गया। तो कल इंशाल्लाह करना है। तो 45 ऑफेंस में भी सेम यही लिखा हुआ है। तो हमारा होगा, हमारे पास सेक्शन 44 में अगर आप वो करते हैं तो आपको अप टू 6 मंथ पे जुर्माना और सजा और 3 लाख तक जुर्माना हो सकता है। और अगर कंपनीज, याद रखो, कंपनीज को ईओ जो है वो फाइन नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो हम दोबारा भी देखेंगे। तो कंपनी जो है उसका भी सेक्शन 45 के तहत, उसके अंदर भी सेम, उसमें सारी चीजें वही बताई हुई हैं। कंपनी का मतलब यही है, जो आपकी कोई भी कंपनी होगी, कॉर्पोरेट बॉडी वगैरह होती है, तो उसमें वो भी ऑफेंस अगर सेम इसी तरह की करेगी तो उसको भी सेम सजा है। वो कंपनी भी यही काम करेगी, कोई डिसओबे ऑर्डर कर रही है, इंक्रोचमेंट कर रही है, तो उसको भी यही मिलेगी। उसके बाद सेक्शन 46 बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर्सोनेटिंग अ मेंबर ऑफिसर और एम्प्लॉय। पर्सोनेटिंग का क्या मतलब है? कि आप एक बंदा, जैसे आपने सुना होगा, खबरें आती रहती हैं कि फलाना बंदा एसपी बन के इतने पैसे ले रहा था, या उसने फलाने को कॉल की कि मैं जो है ना आईएसआई का बंदा बात कर रहा हूँ, या मैं पुलिस का बंदा एसएचओ बात कर रहा हूँ, का आपका बेटा मेरे पास है। तो इसमें वो बताया गया है कि अगर एक बंदा अपने आप को इस अथॉरिटी का मेंबर एम्प्लॉय बताता है, कोई आपको कॉल करता है कि मैं एसडीओ जो है वो दुनियापुर बात कर रहा हूँ, और आप जो है ना मुझे ये काम करके दें या इस तरह से करें, तो फिर क्या होगा? उस बंदे को सेक्शन 170 ऑफ पीपीसी के तहत जो है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो उसके हवाले से भी ये पहले बताया हुआ है कि कोई बंदा इस तरह से करता है तो पीपीसी 170 के, जब हम पीपीसी पढ़ेंगे तो ये दोबारा रिवाइज करेंगे। उसके बाद हमारे पास है मिस यूज ऑफ अथॉरिटी। मिस यूज ऑफ अथॉरिटी की अगर हम बात करते हैं, कि उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी बंदा जो है, अगर हमारे पास पुलिस सॉरी पीरा एम्प्लॉय जो है वो अपनी अथॉरिटी का मिस यूज करता है, क्या मिस यूज करेगा? अपनी पावर्स को एक्सीड करेगा, मेक फॉल्स स्टेटमेंट करता है, मिसकंडक्ट करता है, किसी से पैसे, ब्राइबरी, रिश्वत लेने की कोशिश करता है, या कुछ भी वो करता है, तो उसको 6 महीने तक की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, और बोथ, ठीक है, ये लिखा हुआ है बोथ। तो ये मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है सेक्शन 47 के तहत। तो लेकिन ये मिस यूज ऑफ अथॉरिटी आम आवाम के लिए नहीं है, ये पीरा एम्प्लॉयज के लिए है। ये किसके लिए है? ये पीरा एम्प्लॉयज के लिए है, ठीक हो गया। तो ये पीरा के लिए है। तो ये आप लोगों ने इसको याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां तक हमारे पास, और इसके बाद लिटरली आगे चैप्टर 12 से ऑनवर्ड सारा वन लाइनर है, ठीक है। इससे आगे ऑनवर्ड सारा जो है वो हमारे पास क्या है? वन लाइनर है, आगे उसमें कोई चीजें नहीं है। तो लेकिन मेन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जिसमें कुछ चीजें एक्सप्लेन करने वाली थी, कुछ वर्डिंग थी इसकी मुश्किल, वो मैंने सारी जो है ना वो आप लोगों को यहाँ बताई। अब यहाँ हम यहाँ से ऑनवर्ड चलते हैं। तो चले जी, हमने अब हमारे पास चैप्टर 12 आ गया हमारे पास, ये इंक्वायरी के रिलेटेड है, ठीक है। आगे मैंने आपको जैसे बता दिया कि वन लाइनर टाइप है, इसमें बहुत ज्यादा कोई वो चीजें नहीं है। आपको जब आप साथ साथ देखेंगे तो आपको भी अंदाजा हो जाएगा। सेक्शन 48 के अंदर इंक्वायरी के बारे में बताया गया है कि सबसे पहले इंक्वायरी किस तरह से, कोई भी इंक्वायरी है वो किस तरह से कंडक्ट होगी।
तो पहले सबसे पहले इंक्वायरी इनिशिएट होगी। इंक्वायरी कौन कौन इनिशिएट कर सकता है? अथॉरिटी कर सकती है, बोर्ड कर सकता है। अब देखें, ये वर्डिंग जहां जहां आ रही है आपके जहन में इनके सेक्शंस घूमने चाहिए, ठीक है। अथॉरिटी आ रही है, सेक्शन 3 आना चाहिए, सेक्शन 12 आना चाहिए, हेयरिंग ऑफिसर आ रहा है 16 आना चाहिए, एसडीओ 22 आना चाहिए, ईओ 23 आना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आता है 26 आना चाहिए, प्रोसिक्यूटर आता है 30 आना चाहिए। तो ये वाले कम से कम फिंगर टिप्स पर याद हो जाए। फौरन आपके जहन में पीरा एक्ट का आए तो आप कहें अच्छा 11 अक्टूबर को असेंबली में आया था, 16 को उसमें असेंबली ने पास किया था, 16 को गवर्नर ने इस पे साइन कर दिए थे। सेम आपको जहन में आए 18 चैप्टर थे, 82 सेक्शन थे, शेड्यूल लास्ट सर कुछ बोलते होते थे, 5 होते थे। तो इस तरह से आपने फिंगर टिप्स पे इसको याद कर लेना बार बार। मैं मुझे जो है, मुझे कोई हिफ्ज नहीं हुआ, मैंने आपको 2 दफा पढ़ाया, मुझे चीजें जो है ना इसकी पता लग गई हैं। तो फौरन अपने जहन में इस चीज को बिठाओ, ठीक है। जैसे ही जहन में आता है एसडीओ आता है, पता होना चाहिए कि एसडीओ का सेक्शन 22 है। आपको क्या कहते हैं, पता होना चाहिए कि एसडीओ क्या है, एसडीओ का सेक्शन 22 है, सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे अभी मेरे जहन से निकला हुआ है, मैं समझ 25 होगा शायद, कि एसडीओ की पावर्स, ठीक है। तो इस तरह के ये चीजें जो है, ये सेक्शन सारे आपको याद होने चाहिए। इंक्वायरी ऑफिसर जो है, वो इंक्वायरी ऑफिसर वो हो सकता है जो इंक्वायरी इनिशिएट करेगा। उसको अपॉइंट कौन करता है? कोई भी सीनियर उसको अपॉइंट कर सकता है। इंक्वायरी का प्रोसीजर क्या होगा? द इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो क्या करेगा? इंस्पेक्ट करेगा, साइट्स को, रिकॉर्ड्स देखेगा, इंडिविजुअल्स को बुला सकता है इंक्वायरी के लिए, और जो भी मामला है, ठीक हो गया। उसके पास सिविल कोर्ट के इख्तियार हैं सीआरपीसी के तहत, कि वो विटनेस कर सकता है, समन कर सकता है लोगों को। उसके बाद उनको एग्जामिन कर सकता है, उनसे डॉक्यूमेंट्स जो उनको रेलिवेंट चाहिए होते हैं वो मंगवाएगा। और उसके बाद क्या कहते हैं, उनकी टेस्टिमनी वगैरह ले सकता है। ये सारे इंक्वायरी ऑफिसर के इख्तियार हैं, जो कि सेक्शन 48 के तहत इंक्वायरी के उसको दिए गए हैं। उसके बाद हमारे पास चैप्टर 13 आ गया, उसमें ज्यूरिसडिक्शन एंड प्रोसीजर बताया गया है। कोग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। कोग्निसेंस क्या होता है? याद रखो, ऑफेंस हमेशा 2 तरह के होते हैं। आप में से किसी को अगर पता है कि कौन कौन सी तरह के ऑफेंसेस होते हैं तो मुझे बताओ, मैं आपको फिर दोबारा मैं भी बताता हूँ। किसी को पता है कि ऑफेंस कितनी किस्म के होते हैं? नहीं पता तो मैं बताता हूँ। ऑफेंस 2 तरह के होते हैं, कोग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस। ये हम इंशाल्लाह सीआरपीसी में भी पढ़ेंगे इस चीज को, कि 2 तरह के आपके ऑफेंस होते हैं, एक कोग्निजेबल और एक नॉन कोग्निजेबल। कोग्निजेबल को हम कहते हैं काबिल दस्तंदाजी, और मतलब इनको हम क्या कहते हैं, कोग्निजेबल और नॉन कोग्निजेबल को काबिल दस्तंदाजी उर्दू में, और नाकाबिल दस्तंदाजी जुर्म, ठीक हो गया। तो काबिल दस्तंदाजी और नाकाबिल दस्तंदाजी जुर्म और कोग्निजेबल। कोग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं? सीआरपीसी के तहत, आपके ज़ाब्ता फौजदारी के तहत, कोग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं, ऑफेंसेस ऐसे आपके ऑफेंसेस हैं जिनके अंदर पुलिस जो है आपको, या आपका कोई भी इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है, वो आपको क्या कहते हैं, बगैर किसी वारंट के, बगैर, ये याद रख लो, कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सा है? जिसमें पुलिस या कोई भी अरेस्टिंग अथॉरिटी आपको बगैर किसी वारंट के अरेस्ट कर सकती है, और आगे से, ठीक हो गया। और कॉग्निजेबल ऑफेंस 2 तरह के होते हैं, बेलेबल, नॉन बेलेबल, ठीक है, वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है? जिसके अंदर आपको पुलिस जो है, मोस्टली पुलिस के लिए लिया जाता है, या हम अथॉरिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं, कि पीरा अथॉरिटी। कोग्निजेबल ऑफेंस वो होगा जिसमें पीरा अथॉरिटी आपको बगैर किसी वारंट के, आपको मजिस्ट्रेट से वारंट नहीं लेना पड़ेगा, आप बगैर वारंट के, लेट्स सपोज, इनको हम कहते हैं संगीन जुराइम भी यही होते हैं, जैसे 302 का जुर्म है, रेप हो गया, थेफ्ट हो गया, चोरी डकैती, ये वो जुर्म है, अगवा, जिसमें ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, जिसमें आपको वारंट की जरूरत नहीं होती। और ये आगे कॉग्निजेबल ऑफेंस 2 तरह के, बेलेबल भी होते हैं, नॉन बेलेबल भी होते हैं। और यहाँ क्या बताया गया है? यहाँ ये बताया गया है कि पीरा एक्ट के जितने ऑफेंसेस हैं, याद रख लो, एमसीक्यू आ सकता है कि ऑफेंसेस, ऑल ऑफेंसेस जो हैं, जो कि पीरा एक्ट के तहत आते हैं, जिसमें शेड्यूल लॉज में भी आ जाए, इसमें वो आपके क्या हैं? वो आपके कोग्निजेबल हैं एंड नॉन बेलेबल, मतलब उसके लिए आपको वारंट की जरूरत नहीं है। कोई भी जुर्म लोगों ने किया है, उसने इंक्रोचमेंट की है, कोई भी मामला किया है, वो क्या है, कोग्निजेबल है, आपको उसमें वारंट लेने की जरूरत नहीं है। आप जाओगे, बंदा चुकोगे, उसको जेल में बंद हवालात दे दोगे, ठीक हो गया। तो ये सवाल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो कोग्निजेबल, नॉन कोग्निजेबल का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, और दूसरा ये जो है, इसमें क्या है, ये नॉन बेलेबल होंगे और कोग्निजेबल होंगे, कि आपको इसमें वारंट की जरूरत नहीं होगी, ठीक हो गया। इन्फोर्समेंट ऑफिसर और हेयरिंग ऑफिसर के पास अथॉरिटी है कि वो इम्पोज कर सकता है फाइन को, और इन्फोर्समेंट ये हम बार बार देख चुके हैं, इसमें अब हमें ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि नो कोर्ट अदर देन द कोर्ट। इसका क्या मतलब है कि नो कोर्ट अदर देन कोर्ट का क्या मतलब है? कि वो कोर्ट जिसके पास, जिसकी ज्यूरिसडिक्शन है,
ये नहीं है कि मैं जिस उसमें लेट्स सपोज जिस जिले की कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बन रही है या जिस कोर्ट की वहां है, उसके अलावा कोई और कोर्ट जो है पीरा के ऊपर जो है वो अपना हुक्म देना शुरू कर देगी। नहीं, कोई भी इस एक्ट के तहत अगर कोई मामला, कोई इंक्वायरी होगी, कोई भी चीज होगी, कि उसके ऊपर सिर्फ वही कोर्ट उसके ऊपर हुक्म दे सकती है जिसका इख्तियार है। और उसके बाद कोर्ट जो है कोई भी अपना उसके ऊपर स्टे ऑर्डर वगैरह कोई भी इस एक्ट के तहत एक्शन के ऊपर जो है वो स्टे वगैरह नहीं दे सकती, एक्सेप्ट अगर अपील जो है वहां दायर हुई है वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन स्टे ऑर्डर वगैरह जो है इस एक्ट के तहत कोई भी कोर्ट का इसके ऊपर इख्तियार नहीं है। रिप्रेजेंटेशन का बताया गया है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑफेंस होता है तो ऑफेंडर जो है वो हेयरिंग ऑफिसर को थ्रू रिप्रेजेंटेशन जो है वो अपनी दरखास्त दे सकता है। तो उसमें भी यही लिखा हुआ है कि ऑफेंडर या कंप्लेनेंट्स जो है जो कि पीरा के एक्ट के तहत कोई भी उनको एग्रीव्ड पार्टी है, उनके ऊपर कोई भी उनको लगता है कि हमारे खिलाफ ये गलत काम हुआ है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं मतलब उसे लगता है कि मुझे मेरे ऊपर ईओ ने गलत फाइन इम्पोज कर दिया है, तो वो अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है वो हेयरिंग ऑफिसर को उस 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो कर सकते हैं। ये भी हमने पहले देखा है। उसके बाद अपील। अपील ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपसे 3-4 सवाल पूछे जा सकते हैं सेक्शन 52 की। अपील जो है कोई भी आपके खिलाफ, अब देखो, अब हम इसको थोड़ा, एक सेकंड मैं आपको बताऊं, मैं पानी पी लूं। अब देखो, एक बंदे के खिलाफ एक बंदे के खिलाफ क्या हुआ, एक बंदे के खिलाफ लाख रुपए का फाइन हो गया, ठीक है। लाख नहीं, चलो 50 कर लेते हैं, क्योंकि ईओ ने फाइन किया, ईओ ने 50,000 का फाइन किया, एसडीओ के पास गया, एसडीओ ने ओके कर दिया कि ठीक किया फाइन। वो बंदे ने क्या किया, सेक्शन 50 10 के तहत रिप्रेजेंटेशन दायर कर दी। रिप्रेजेंटेशन किसको दायर की, हेयरिंग ऑफिसर को, 15 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। 15 दिन के अंदर उसने फाइल कर दी। तो अब वो हेयरिंग ऑफिसर ने कहा नहीं भाईजान, तुमने गलती की थी, 50,000 का फाइन तुम्हें बिल्कुल सही हुआ है, बल्कि तुम्हें तो 1 लाख का होना चाहिए था। उसने कहा भाई ये तो गलत हो गया मेरे साथ। तो वो बंदा फिर क्या कर सकता है, रिप्रेजेंटेशन के बाद वो अपील में जाएगा। याद रखो, मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों को याद होगा बचपन के अंदर मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी कि हेयरिंग ऑफिसर के बाद, हेयरिंग ऑफिसर में अगर आपका मामला हल नहीं होता तो हेयरिंग ऑफिसर के बाद आप किसके पास जाओगे, कमिश्नर के पास। तो लिखा हुआ है अपील्स कैन बी फाइल्ड विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर अगर आपको हेयरिंग ऑफिसर की बात पसंद नहीं आई तो फिर आप कमिश्नर के पास जाओगे। कमिश्नर क्या होता है, एक पूरे डिवीजन का जो आपका सरबराह होता है वो कमिश्नर होता है। डिस्ट्रिक्ट का जो होता है वो आपका डीसी होता है, डिप्टी कमिश्नर। तो फिर आप कमिश्नर के पास जाओगे, और अगर कमिश्नर के पास गए हो तो कमिश्नर ने आपकी अपील कितने दिन के अंदर अंदर सुननी है, 45 दिन के अंदर, 45 डेज, याद रख लो। 45 डेज के अंदर अंदर फैसला करना है। 45 दिन के अंदर उसने फैसला कर दिया, आपको कमिश्नर की बात भी पसंद नहीं आई, आपने कहा कि भाईजान मैं तो 50,000 रुपया गलत हुआ फाइन, मैंने तो सिर्फ 5 फुट पे कब्जा किया था, 10 फुट पे किया होता तो फिर तो अच्छी बात थी। तो फिर क्या हुआ, फिर आप क्या करोगे, आपको कमिश्नर का भी बात पसंद नहीं आई, तो आप क्या करोगे, फिर कोर्ट के अंदर जाओगे विद इन 30 डेज। जो आपका फैसला आया कमिश्नर का आज के दिन में फैसला आया, तो आप अगले महीने तक, मतलब 30 दिन के अंदर अंदर कमिश्नर के डिसीजन को लेकर आप कोर्ट में फैसला करोगे, कोर्ट में अपील दायर कर सकते हो। और कोर्ट जो है, यहां भी उन्होंने, कोर्ट को भी उन्होंने लिमिट कर दिया कि कोर्ट ने 90 दिन के अंदर अंदर फैसला सुनाना है। कोर्ट ने कितने दिन के अंदर फैसला सुनाना है, 90 दिन के अंदर अंदर। तो अब ये चीज याद रख लेना आप लोग कि सबसे पहले क्या है कि कोई भी ऑफेंस हुआ, ऑफेंडर जो है वो 15 दिन के अंदर, सॉरी, कोई भी उसके खिलाफ इन्फोर्समेंट का एक्शन हुआ ऑफेंडर के खिलाफ, तो वो 15 दिन के अंदर अंदर हेयरिंग ऑफिसर के पास जाएगा। हेयरिंग ऑफिसर का उसे फैसला पसंद नहीं आया तो वो क्या करेगा, कमिश्नर के पास जाएगा। किस दिन के बाद, हेयरिंग ऑफिसर की फैसले के 30 दिन के अंदर अंदर वो कमिश्नर के पास जाएगा। कमिश्नर क्या है, 45 दिन के अंदर अंदर फैसला देने का बाउंड है। 45 दिन के अंदर वो फैसला देगा, और उसका फैसला आ गया, आपको पसंद नहीं आया, फिर उसी फैसले के खिलाफ आप क्या करोगे, कोर्ट में जाओगे विद इन 30 डेज। हेयरिंग ऑफिसर के खिलाफ भी 30 दिन के अंदर अंदर जा सकते हो, कमिश्नर के खिलाफ भी 30 डेज के अंदर अंदर जाओगे। और कोर्ट ने वो मैटर क्या डिसाइड करना है, कोर्ट ने वो 90 दिन के अंदर अंदर मैटर को डिसाइड करना है। ऑल क्लियर हो गया यहां तक, कोई मसला तो नहीं है, ये चीज समझ आ गई होगी, उम्मीद है आपको, ठीक है। उसके बाद रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस, वो सारा वो आ गया कि अगर किसी को किसी भी ऑफिसर से किसी भी मामले की कंप्लेन है तो वो कंप्लेन किसको कर सकता है, वो ग्रीवेंसेस रिड्रेसल कमिश्नर को कर सकता है। अगर वो नहीं है तो चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड को कर सकता है जो कि डीसी होता है। तो वो मतलब अगर आपको एसडीओ से कोई इशू है, आपका आईओ ने आपके खिलाफ गलत इंक्वायरी की है, आपकी कोई भी नहीं सुन रहा, तो ग्रीवेंसेस रिड्रेसल कमिश्नर होगा आपका। या अगर वो नहीं अपॉइंट किया हुआ तो उसकी अथॉरिटी किसके पास है, डीसी के पास है जो कि चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड है।
इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन के बारे में, ये सिंपल सा है, ये वन लाइनर, ये आप लोग पढ़ सकते हैं कि अथॉरिटी टू लीड रेगुलेटर। अब ये इसमें थोड़ी सी मैं आपको चीज समझा देता हूँ, आगे जितने हैं ना ये सारे सिंपल हैं, वन लाइनर है, मैं आपको समझा दूंगा। बाकी जो है आप लोगों ने इसको पढ़ना है तो कोई मसला नहीं होगा। उन्होंने ये कहा है कि पीरा जो है ना ये लीड रेगुलेटर है। लीड रेगुलेटर क्या, अब रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या होती है? अब 5 शेड्यूल लॉ है, उसमें एक है प्राइस कंट्रोल। तो अब पीरा आ गई, तो प्राइस कंट्रोल तो पहले भी हो रही थी, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट तो पहले भी थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत अब लीड रेगुलेटर, प्राइस कंट्रोल को लीड कौन करेगा? लीड रेगुलेटर के तौर पे पीरा एक्ट करेगी। बाकी जितनी रेगुलेटरी बॉडीज या एजेंसीज थी वो अब सेकेंडरी कंसीडर की जाएंगी। ठीक हो गया? अब वो क्या की जाएंगी? सेकेंडरी। मतलब अब इसमें आपके पास पहले जो इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन होता था म्यूनिसिपल अथॉरिटी करती थी डीसी के कहने पे। अब म्यूनिसिपल अथॉरिटी पहले प्राइमरी थी, अब क्या होगी? सेकेंडरी होगी। तो प्राइमरी रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या है? पीरा। जो पहले फाइन आपके एसी करते थे, एसी अब आपके क्या हो गए? सेकेंडरी हो गए। तो ये पावर्स किसके पास आ गए? पीरा के पास। तो पीरा अब लीड रेगुलेटर बन गया। तो ये किसके तहत? सेक्शन 54 के तहत। डायरेक्टिव्स बाय गवर्नमेंट का बताया गया है कि जो गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स हैं, ठीक हो गया, उनको जो है वो पॉलिसी, जो भी गवर्नमेंट डायरेक्टिव देगी, जैसे अब पीरा एक्ट के तहत आपको नहीं कहा गया। अब इस सेक्शन को अगर मैंने आपको समझाना हो तो इसकी सिंपल सी एग्जांपल दूंगा, आप लोगों को ये सेक्शन समझ आ जाएगा। आप लोगों को ये सेक्शन समझ आ जाएगा। सिर्फ सिंपल सा आप लोगों को एक मैं वो बताऊंगा। उसमें कहा हुआ है कि गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी डायरेक्टिव दे सकती है कि ये काम करो। आजकल आप लोगों ने देखा है फ्लड आया हुआ है, हर जगह पीरा एक्टिव है। पीरा एक्ट में कहीं फ्लड तो नहीं लिखा हुआ। मैंने तो आपको बताया था पीरा 3 चीजों पे काम करेगी, इंक्रोचमेंट पे, प्राइस कंट्रोल पे, होर्डिंग पे। तो पीरा फ्लड क्यों देख रही है? क्यों? गवर्नमेंट डायरेक्टिव है। ठीक है, तो याद रख लेना। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, सेक्शन 56 के तहत पीरा को ये अथॉरिटी को ये उन्होंने बाउंड किया है कि कोई और अथॉरिटीज है, कोई और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, आप उनके साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के पाबंद होंगे। मतलब अगर किसी डिपार्टमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई डाटा चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए, तो आप 56 के तहत उनके साथ कोऑर्डिनेट करोगे। उसके बाद विसल ब्लोअर का मैंने आपको बताया था, सेक्शन 58 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सेक्शन 58 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विसल ब्लोअर। ठीक है, तो विसल ब्लोअर का मैंने बताया था कि जो कि आप लोगों को बताएगा कोई भी अगर 2 नंबरी हो रही है, करप्शन हो रही है, तो वो उसकी विसल ब्लो करेगा, बताएगा कि भाईजान कि ये मामला हो रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। ठीक हो गया? तो उसके बाद जैसे ये 57 में भी ये देख लें, सिंपल वन लाइनर है कि गवर्नमेंट की जितनी एजेंसीज हैं वो सारी इस अथॉरिटी को असिस्ट करेंगी। ठीक हो गया? ऑब्लिगेटेड टू असिस्ट द अथॉरिटी एंड इट्स ऑफिसर। मतलब लेट्स सपोज हम एक जगह रेड करने गए हैं पीरा की अथॉरिटी के तौर पर, ठीक है, आप एसडीओ, आप गए हो कहीं रेड करने के लिए या किसी बंदे को उठाने, तो आगे एसएचओ जो है वो ये नहीं कह सकता कि आप जो है ये क्यों करने आए हैं, या वापडा वाले आगे आ जाए कि भाईजान मैं तो नहीं आपको खंबा उतारने दूंगा, ये तो हमारा बिल्कुल सही लगा हुआ है। तो कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी जो है वो इसके साथ कोऑपरेट करेगी, इसके साथ ताउन करेगी, बजाय इसके कि रोड़े अटकाएगी। ये सेक्शन 57 में ये बताया गया है। 58 में विसल ब्लोअर के बारे में बताया गया है। फिर विसल ब्लोअर ने जो इंफॉर्मेशन दी है उसके तहत जो है उसको क्या रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। कि अगर विसल ब्लोअर ने मुझे ये बताया आप लोगों को कि सर फलानी जगह पर प्लाजा जो है, उसमें प्लाजा जो है ये 1 फुट आगे आना था, ये 6 फुट आगे आ गया है, और या फलानी चीज जो है इस तरह से नहीं, इस तरह होनी थी। या जैसे इसका एक और आपको एग्जांपल बताता हूं मैं। विसल ब्लोअर आजकल के दौर में जैसे एंटी होर्डिंग ड्राइव चल रही है जखीरा अंदोजी के खिलाफ, तो इसमें विसल ब्लोअर क्या है? विसल ब्लोअर एक वहां का मुलाजिम है, वो विसल ब्लोअर बना। ठीक है, उसने क्या किया? उसने आपको कॉल की कि सर हुकूमत ने कहा है जखीरा अंदोजी नहीं करनी, तो मैं सर फलानी जगह पे नौकरी करता हूँ, तो ये बना तो कोई और फैक्ट्री बनी हुई है लेकिन यहाँ एक गोदाम बनाया हुआ है, तो हमारे मालिक ने यहाँ जो है ना 15,000 टन जो है ना वो गंदम स्टोर की हुई है। तो वो क्या है? विसल ब्लोअर है। तो उसको फिर इसके अगर वो जाते हैं 15,000 टन वहां मिल जाती है गंदम के बोरे, तो फिर क्या होगा? तो उसको अथॉरिटी का एक फंड बना होगा, अथॉरिटी फंड, ठीक हो गया, वहां से उसे क्या किया जाएगा? उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन मेकिंग, ये वही बताया गया है कि जो विसल ब्लो करेगा, इंफॉर्मेशन, सीक्रेट इंफॉर्मेशन देगा, तो उसको बचाया जाएगा। ठीक हो गया? और उसके बाद कोई भी उसकी इंफॉर्मेशन है वो किसी के साथ शेयर नहीं की जाएगी, उसका नाम किसी को नहीं बताया जाएगा। ये सारी वो चीजें इसके अंदर बयान की गई हैं। इसके बाद सेक्शन 61 के अंदर ये बताया गया है कि जो पब्लिक है ना वो अथॉरिटी को असिस्ट करेगी। पब्लिक, मैं, आप, हम जो आम लोग हैं, कहीं भी
मतलब कि मैं इंक्रोचमेंट खत्म करने जाता हूं तो आप पब्लिक जो है वो आगे खड़ी नहीं होगी, वो हमारे साथ असिस्ट करेगी। बजाय इसके लिखा हुआ है कि पब्लिक को इंकरेज किया जाएगा कि वो कॉपरेट करें, प्रोवाइड असिस्टेंस टू अथॉरिटी और इस एम्प्लॉय, कि वो जो इन्फोर्समेंट करने गई है, बेशक वो फाइन इम्पोज करने गई है, ये पब्लिक सॉरी पीरा, बेशक वो इंक्रोचमेंट हटाने गई है या कुछ भी और काम करने गई है, इस एक्ट के तहत उसके एम्प्लॉयज के साथ पब्लिक जो है वो क्या करेगी, वो ताउन करेगी। और उसके बाद पब्लिक जो है वो इन्फॉर्मेशन देगी ऑफेंसेस, पब्लिक ये बताएगी कि फलानी जगह ये इंक्रोचमेंट हुई है। मतलब उसको ये बताया कहा गया है कि पब्लिक ओब्लाइज्ड है, ठीक है, ओब्लिगेटेड, पब्लिक को ओब्लिगेट किया गया है, उस पर ये फर्ज है कि वो क्या करेगी, वो इंफॉर्मेशन देने की पाबंद है कि इस बंदे ने, या एक पब्लिक आपको क्या है कि इसमें इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि आप एक चौक पे गए हैं, वहां 15 रेडियां लगी हुई थी, गलत लगी हुई थी, लेट्स सपोज रेडियां लगी हुई थी या दुकानदारों ने तनूर बाहर लगाए हुए थे, लेट्स सपोज, तो गिरा दी, शाम को दोबारा बाहर आ गए, तो वहां कोई एक पब्लिक के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है वो कि पब्लिक आपको फोन करके ये बताए कि सर आप सुबह आए थे, ऑपरेशन करके गए थे, यहाँ फिर ये सूरत हाल है, या आपको तस्वीरें भेजें, ठीक हो गया। तो वो कॉपरेशन पब्लिक ने करना है, वो 62 के तहत बताया गया है। उसके बाद सेक्शन 63 इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो लोकल जो नंबरदार है, चौकीदार है, उनको इस सेक्शन 63 के तहत पाबंद किया गया है कि वो एसडीओज के साथ, ईओज के साथ, आईओज के साथ, सार्जेंट्स के साथ, इस अथॉरिटी के साथ वो क्या करेंगे, वो कॉपरेशन करेंगे, ठीक हो गया। कि चौकीदार हो गए, नंबरदार जो हो गए, वो क्या करेंगे, इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज के अंदर जो है उनको असिस्ट करेंगे। चैप्टर 16 के अंदर कॉस्ट, रिवार्ड और रिफंड के बारे में बात की गई है। ये सेक्शन 64, ये इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या बताया मैंने आप लोगों को, कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इन्फोर्समेंट कौन देगा, कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट जो है ये वो बंदा देगा। ये पहले तो यहाँ ये बताया गया है कि कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट होती क्या है, वो होती है कि जो कि इन्फोर्समेंट एक्शन के दौरान जो खर्चा आएगा उसको हम कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट कहेंगे। कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है, कि वो रकम, वो खर्चा जो कि इन्फोर्समेंट करते हुए आएगा, कोई भी आप, और उसमें फिर आगे एग्जांपल दी हुई है कि जैसे आप इंक्रोचमेंट हटा रहे हो, आप फाइन कर रहे हो, होर्डिंग कहीं जखीरा अंदोजी हुई है, वहां आपका कोई खर्चा आया है, उसको आप कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट कहोगे। और ये डिटरमिन क्या करे, कौन करेगा कि कितना खर्चा हुआ है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि सर मैं गया और वहां मेरा जो है ना 1 लाख, मैंने एक प्लाजा कराया सर, मेरा वहां 1.5 लाख रुपया खर्चा हो गया। वो कहते हैं वाह इतना खर्चा हो गया, तो ये 1 लाख का खर्चा हुआ है या नहीं हुआ, ये कौन डिटरमिन करेगा, हेयरिंग ऑफिसर करेगा। ये कौन डिटरमिन करेगा जी, हेयरिंग ऑफिसर करेगा डिटरमिन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको पहले बताई, यहाँ हाईलाइट दोबारा कर रहा हूँ, कि जो ऑफेंडर्स हैं, जो ऑफेंडर जिसने ऑफेंस किया है, जिसने पब्लिक नुएसेंस क्रिएट की है, वो पे करेंगे ये कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट, ठीक हो गया। और उसके बाद अगर ऑफेंडर नहीं पे करते तो कॉस्ट जो है वो एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू के, जैसे लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, उनका जो एरियर्स के तौर पे उसको कलेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद अगर ऑफेंडर्स के पास पैसे नहीं है, जो चीजें इकट्ठी हुई हैं, जो आपने कॉन्फिस्केट किया है, माल, व्हीकल्स वगैरह, तो उसको ऑक्शन करके भी आप ये जो कोर्स ऑफ इन्फोर्समेंट है उसको क्या कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक हो गया, आप ले सकते हैं। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये आईओ के रिलेटेड है, कि जो इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कॉस्ट आएगी ये आप किसी से नहीं लेंगे। ये क्या है, ये अथॉरिटी जो पीरा अथॉरिटी है उसका जो फंड है ये पीरा अथॉरिटी पे करेगी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। दीज कॉस्ट मस्ट बी पेड बाय द ऑफेंडर, इसमें लिखा हुआ है, एक सेकंड मुझे ना इसको जरा थोड़ा सा एक दफा वो करने दे, मेरे ख्याल के मुताबिक इसमें जो है ना थोड़ी सी चेंजिंग होनी चाहिए, मैं जरा इसको रिकन्फर्म कर लूँ। हाँ इसमें ये नहीं आएगा, ठीक है, ये ना, ये नहीं है, ये ऊपर आना था। तो इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट जो है ना, इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट, ठीक हो गया, इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट जो है वो ऑफेंडर नहीं देगा, ठीक हो गया। तो इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट जो है वो पीरा अथॉरिटी की तरफ से आएगी, तो इसमें ये नहीं आएगा। उसके बाद सेक्शन 66 के अंदर रिवॉर्ड, इंप्लॉयज के रिवॉर्ड्स के बारे में बताया गया है कि अगर इंप्लॉयज अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको जो है रिवॉर्ड वगैरह किया जाएगा, ठीक हो गया। उनकी जो प्रोग्रेस है, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग उनको वो दिया जाएगा। रिफंड ऑफ फाइन, इफ एन इंडिविजुअल सक्सेसफुली, अगर एक बंदे के ऊपर फाइन इम्पोज हुआ है तो वो क्या कर सकता है, वही अपने रिप्रेजेंटेशन और अपील, ये जो हमने पहले ऊपर पूरा डिस्कस किया है, हेयरिंग ऑफिसर के पास जाएगा,
15 दिन के अंदर, उसके बाद 30 दिन के बाद कमिश्नर के पास जाएगा, तो वो उसका फाइन रिफंड हो सकता है, सेक्शन 67 के तहत उसको रिफंड मिल सकता है। और रेंट ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक आपने पब्लिक सरकारी जमीन के ऊपर अगर आपने प्लाजा बनाया हुआ है और उसके बाद उसको गिराया गया है, तो जब तक वो वहां प्लाजा बना रहा है तो अथॉरिटी जो है उसका चार्ज भी कर सकती है रेंट के तौर पे। उसका जो फाइन होगा वो अलहदा होगा, उससे रेंट भी लिया जा सकता है कि भाईजान आप इतने अरसे तक सरकारी जमीन पर रहे हो तो आप इसका रेंट दो, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने इसको भी देख लेना है। और उसके बाद फाइनेंस और अकाउंट और ऑडिट्स, सेक्शन 69 के तहत अथॉरिटी का फंड बनाया गया है, जिसके तहत जो है वो सारा उसमें कंट्रीब्यूशन मेड बाय गवर्नमेंट होगी, जो फीस फाइन वगैरह पेनल्टीज वो सारी इस फंड में जाएंगी। जो भी रेवेन्यू का सोर्स इकट्ठा होगा, रेवेन्यू वगैरह किसी और सोर्स से, वो सारा इस फंड में जाएगा। ये सेक्शन 69 के तहत ये है। सेक्शन 70 के तहत अकाउंट, उसको कहा है कि प्रॉपर एक अकाउंट होगा, उसके अंदर उसके एक्सपेंडिचर्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगी, और जो भी फाइनेंशियल रेगुलेशंस है, हुकूमत के रूल्स हैं, उनको फॉलो किया जाएगा। 71 के तहत एक पूरा एक बजट बनेगा, एनुअल बजट, जैसे हर डिपार्टमेंट का बनता है। तो उसमें कि कितनी इसका खर्चा है, कितना इसकी रिक्वायरमेंट्स है, पूरे रेवेन्यू का कितना इसने पैसे कमाए हैं, पूरा बजट इसका 71 के तहत बनेगा। 72 के तहत ऑडिट होगा, हर साल ऑडिट होता है। जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 3 माह के बाद जो है इसका ऑडिट होगा, ठीक हो गया, पूरे साल में। तो इसमें ऑडिट के बारे में बताया गया है कि पूरा है कि जो बजट, ये जो बजट एलोकेट हुआ था उसको सही यूज किया गया है या नहीं किया गया। तो वो सारा जो है सेक्शन 2 के तहत, 72 के तहत इसका ऑडिट होगा। उसके बाद इसकी एनुअल रिपोर्ट जो है वो सेक्शन 73 के तहत इसकी एनुअल रिपोर्ट बनेगी, ठीक हो गया। इसकी क्या है, सेक्शन 73 के तहत इसकी एनुअल रिपोर्ट बनाएगी एक जो अथॉरिटी है, उसमें जो है वो गवर्नमेंट को वो भेजेगी, अपने चेयरपर्सन को भेजेगी रिव्यू के लिए। फिर गवर्नमेंट जो है ये जो रिपोर्ट्स पब्लिक होती हैं कि हाँ भाई इसमें हमने इतना बजट दिया था, उसके ऊपर इतना इन्होंने यूटिलाइज किया, इतना रेवेन्यू जनरेट किया। तो उस 73 के तहत एक एनुअल रिपोर्ट बनेगी। और उसके बाद ये लास्ट आपका चैप्टर जो है, चैप्टर 18, मिसकलीनियस, ठीक है। मिसकलीनियस के अंदर क्या डिफरेंट इसमें चीजें होती हैं, मिसक्लेनियस। तो जिसको उर्दू हम कहते हैं मुतफर्रिक, ठीक है। इसमें डिफरेंट आपको चीजें मिलेंगी। ये भी सिंपल वन लाइनर इसमें चीजें हैं 74 से 82 तक। तो ये हम एक दफा 5 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं, तो ये 5 मिनट में हमारा इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 74 के तहत डेलीगेशन ऑफ पावर है कि अथॉरिटी जो है अपनी पावर किसी को भी डेलीगेट, अपने किसी भी ऑफिसर को डेलीगेट कर सकती है, वो सेक्शन 74 के तहत है। अब आप कहेंगे सर ये चीज तो आपने हमें पहले बताई थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब सेक्शन 3 के तहत अथॉरिटी है, सेक्शन 4 में अथॉरिटी का वो था कि सेक्शन 4 के तहत उसकी कंपोजिशन है, और उसकी मीटिंग के अंदर बताया गया चेयरपर्सन अपनी पावर डेलीगेट कर सकता है। तो आपने में से किसी ने उस टाइम नहीं पूछा कि सर ये अपनी पावर्स डेलीगेट कैसे करेगा, वो अपनी पावर्स डेलीगेट कैसे करेगा। तो वो सेक्शन 74 में बताया गया कि कोई भी अथॉरिटी अपनी पावर्स जो है वो ऑफिसर्स को डेलीगेट कर सकती है, ठीक हो गया। सेक्शन 75 पब्लिक सर्वेंट के हवाले से है, ठीक है, कि जिसको ऑफिसर्स होंगे और जो इंप्लॉयज होंगे उनको क्या कहा जाएगा, उनको पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा, सरकारी मुलाजिम कहा जाएगा। इंडेमनिटी, ठीक हो गया, प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू ऑफिसर एम्प्लॉयज एंड अदर। इंडेमनिटी क्या होती है, इंडेमनिटी को उर्दू में क्या कहते हैं मुझे भूल गया है, इसके लिए एक वर्ड होता है इंडेमनिटी के लिए, नहीं एहतसाब नहीं, प्रोटेक्शन टाइप का एक, उसको मुझे ना जरा ये देख के बताओ इंडेमनिटी को उर्दू में क्या कहते हैं। मुझे इसका ये एक बड़ा इसका प्यारा सा खूबसूरत सा ना एक इसकी वो है, बल्कि मैं खुद देखता हूँ इसका। इंडेमनिटी होता है मुस्तस्ना, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक हो गया, बिल्कुल वही है। कहते हैं जैसे मुबर्रा, जैसे हम क्या देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, तो उनको जो है लीगल प्रोटेक्शन जो है, जो इस अथॉरिटी के ऑफिसर्स हैं, ठीक हो गया। पर्सनल लायबिलिटी और सॉरी इंडेमनिटी जो है ना वो डिफरेंट होता है। इंडेमनिटी जो होती है ना आपकी, इंडेमनिटी आपकी आ जाती है, इसको कहते हैं इंडेमनिटी आ जाता है, इसको कहते हैं इंग्लिश में मुआवजा, ठीक है। इस सेक्शन के तहत क्या बताया गया है, इस सेक्शन के तहत ये बताया गया है कि अगर कि एक बंदे ने गुड फेथ के अंदर एक काम किया, लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर कोई लीगल कार्रवाई हो जाती है, तो कुछ इस तरह से करके, तो उसको जो है उसका फिर क्या किया जाएगा, उसको उसका मुआवजा दिया जाएगा, उसको क्या किया जाएगा, उसको मुआवजा दिया जाएगा, ठीक हो गया। मैं इसको ना एक दफा दोबारा देख लूं, इंडेमनिटी कि दोनों उसमें आता है, मेन जो है ना इंडेमनिटी मुस्तस्ना ही है, ठीक है, कि किसी भी लीगल या उससे जो है ना ये मुस्तस्ना है।
अगर उसने गुड फेथ में काम किया है उसके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती, कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, कोई भी उसके ऊपर आप केस नहीं फाइल कर सकते। ठीक हो गया। और के किस किस के ऊपर नहीं कर सकते, ना ही गवर्नमेंट के ऊपर, ना ही अथॉरिटी के ऊपर, ना ही इसके मेंबर्स के ऊपर, ना ही बोर्ड के ऊपर, ना ही आप इसके एम्प्लॉयज के ऊपर, ना एसडीओ के ऊपर। आप कोई भी वो नहीं कर सकते कि इन्होंने ये डैमेज किया या ये किया, कि अगर उन्होंने ये सारे काम गुड फेथ में किए हैं तो उनको क्या है, वो मुस्तस्ना है, उनका उनको इंडेमनिटी है सेक्शन 76 के तहत। ठीक हो गया। तो ये क्या है, मुस्तस्ना है 76 के तहत। उसके बाद ओवर राइडिंग इफेक्ट, और ओवर राइडिंग इफेक्ट उन्होंने क्या कहा है, इंश्योरिंग दैट इन्फोर्समेंट रिमेन्स अनइफेक्टेड बाय अदर रेगुलेशंस। तो सेक्शन 77 के अंदर उन्होंने ये कहा है कि आपने इसके शेड्यूल लॉज के साथ इसको देखकर पढ़ना है। ठीक हो गया। ये ओवरराइड नहीं करता किसी भी लॉ को, तो इसमें जो है इसके अंदर कोई भी वो डिफरेंस वो नहीं है, इस किसी भी लॉ को ये ओवरराइड नहीं कर रहा। आपने इसका क्या करना है, ये जो जो बाकी इसके शेड्यूल लॉज है उसको कंजंक्शंस के साथ देखकर जो है वो आपने पढ़ना है, और कोई भी और भी इस तरह का लॉ नहीं नहीं बन सकता फ्यूचर में जो कि इसको ओवरराइड करेगा। ठीक हो गया। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने एक याद रख लेनी है कि अगर उन्होंने कहा कि ये लॉ बना, इस सेक्शन 77 में ये बताया गया है कि अगर कोई पहले भी लॉ बने हुए हैं, अगर इस एक्ट का कोई सेक्शन किसी पुराने एक्ट या पुराने लॉ से मुतसादम हो रहा है, या उसमें समझ नहीं आ रही, या आपको लगता है कि फलाना एक्ट तो ये कह रहा था, लेट्स सपोज आप कहते हैं 1870 का एक्ट ये कह रहा है, लेकिन पीरा एक्ट ये कह रहा है, तो उन्होंने कहा है कि इस तरह का अगर तसादुम आ जाए, तजाद आ जाए, तो उसमें जीत किसकी होगी। जीत का मैं खुद यूज कर रहा हूं कि जी मतलब उसमें कौन सा एक्ट का जो सेक्शन है वो प्रिवेल करेगा या उसको ओके माना जाएगा। तो वो इस सेक्शन 77 में कहा गया है कि पीरा एक्ट के सेक्शन को ओके माना जाएगा, उसकी जो बात कही है उसको ओके माना जाएगी। लेट्स सपोज एक एग्जांपल के तौर पे क्या देते हैं, हम कहते हैं कि एक बंदा अदालत में चला जाता है कि जो प्राइस कंट्रोल एक्ट है, मैं वैसे कह रहा हूँ, यहाँ तो उसके शेड्यूल लॉ में हिस्सा है, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ, वो कहता है कि भाई एक्ट में ये लिखा हुआ है कि 20,000 फाइन किया जाएगा, लेकिन मुझे ईओ ने ना 50,000 फाइन कर दिया है, वो साथ एक्ट की कॉपी भी लगा जाता है। तो आपका प्रोसिक्यूटर या आप जब अदालत में पेश होते हैं या कोई भी बिहाफ पे आपके पेश होगा, तो वो अदालत को जाके क्या कहेगा कि सर सेक्शन 77 के अंदर ये लिखा हुआ है कि ओवर राइडिंग इफेक्ट है इस पीरा एक्ट का। अब पीरा एक्ट आ गया है, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर इसकी कोई भी जो सेक्शन है किसी के साथ ओवर राइड कर रहा होगा तो ये जीतेगा, प्रीवेल ये करेगा। तो अब इसमें सर 1 लाख रुपया फाइन लिखा हुआ है, तो इसके तहत हम 1 लाख फाइन करेंगे। जो पिछला लॉ है उसकी प्रोविजन यहाँ काम नहीं करेगी। तो ये सेक्शन 77 में बताया गया हुआ है। बाकी उन्होंने सेक्शन 78 में कहा है कि रूल्स आप बनाएंगे। ठीक है। जैसे ये अभी हम कल पीरा रूल्स पढ़ेंगे, ऑपरेशनल रूल्स। तो उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट को अथराइज कर दिया कि वो, क्योंकि एक एक्ट बन जाता है, एक्ट के बाद क्या है, रूल उसको ऑपरेशन करने के लिए रूल्स चाहिए होते हैं। ठीक है। कि क्या रूल्स होंगे, भर्ती कैसे होगी, ये चीजें। तो उसमें सेक्शन 79 के तहत उन्होंने कहा कि ये रूल्स आपको बनाएंगे। 79 के तहत जो है रेगुलेशंस वगैरह बन सकती हैं। ठीक हो गया। तो 78 में रूल्स, 79 में ये शायद अगर पूछ लें रूल्स, क्योंकि रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो अलहदा भी हमने पढ़नी है, तो ये आप लोगों ने इसको देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेक्शन 80 में पावर टू अमेंड शेड्यूल। जो शेड्यूल मैंने आप लोगों को, ये है शेड्यूल। ठीक है। ये मैं हम आगे देखेंगे भी इसको। ये देखें, जैसे ये शेड्यूल है, ये देखें शेड्यूल 1। ठीक है। कि शेड्यूल 1 जिसमें पूछा जाएगा शेड्यूल 1 में क्या है जी, फाइन है। ये शेड्यूल 1 है। ठीक है। ये फॉर्म, ये शेड्यूल 2 है। शेड्यूल 2 में डिजिटल एविडेंस के बारे में बताया गया हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद इसी तरह आगे भी आएंगे, डिफरेंट है ये। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी फॉर्म है, कुछ शेड्यूल्स हैं। तो शेड्यूल्स जो हैं, जैसे शेड्यूल लाज हैं वो डिफरेंट है। तो ये जो शेड्यूल्स हैं, कि आगे हम चीजें सारी देखेंगे। तो जो शेड्यूल्स हैं उनको अमेंड करने की पावर जो है वो भी सेक्शन 80 के तहत गवर्नमेंट को दे दी गई। गवर्नमेंट और अथॉरिटी जो है वो खुद शेड्यूल को अमेंड कर सकती है। अब आप कहें कि ये इसका सिंपल वर्ड में सर हमें समझाएं। अभी मैंने शेड्यूल खोला आपको जिसमें फाइन दिखा हुआ था। अब इस सेक्शन 80 के तहत
हुकूमत ने इख्तियार दे दिया अथॉरिटी को कि अथॉरिटी जब मर्जी चाहे शेड्यूल में चेंज कर सकती है। शेड्यूल में चेंज का क्या मतलब, वहां लिखा हुआ है, लेट्स सपोज आप एक साल बाद लोग देखते हैं कि यार फायदा ही नहीं हो रहा, 50,000 फाइन करवा लेते हैं लोग, कोई इन्फोर्समेंट तो हो नहीं रही, तो वो कहते हैं फाइन कम है। अब फाइन कम है तो वो कहते हैं वो तो शेड्यूल पास हुए हैं, अब तो हमें पूरा एक्ट दोबारा बनाना पड़ेगा। लेकिन वहां एक अक्लमंद बंदा बैठा होगा, वो कहेगा नहीं नहीं भाईजान, हम ला क्यों नया बनाएंगे, एक्ट तो एक दफा ही पास हो गया, आप जाए ना सेक्शन 80 पढ़े। वो कहेंगे भाईजान सेक्शन 80 क्या है, कहेंगे सेक्शन 80 में पावर दी हुई है भाईजान अथॉरिटी को। उन्होंने कहा सर नहीं दी हुई है, कहें भाई पढ़ो, द गवर्नमेंट और अथॉरिटी कैन अमेंड द शेड्यूल ऑफ दैट, कि जो भी शेड्यूल है, शेड्यूल 2 में दिया हुआ है, आपका शेड्यूल दिया हुआ है कि आपने ये फाइन करना है, आपके पास अथॉरिटी, आप उसको अमेंड कर लो। तो ठीक, वो कहेंगे अच्छा ये तो अच्छी बात है, हम ऐसे ही हुकूमत के पास जा रहे थे कि असेंबली से दोबारा नया एक्ट पास करें, हम 50,000 से 2 लाख फाइन करना चाहते हैं। तो किसी भी शेड्यूल के अंदर जो ये जो शेड्यूल है उसको अथॉरिटी अमेंड कर सकती है। 81 के गाइडलाइन के बताया गया है कि वो गाइडलाइन जारी कर सकती है कि इस तरह से ये चीजें करनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, ये एक मैकेनिज्म वगैरह, कोई भी डिफिकल्टीज आती हैं इन्फोर्समेंट करने में, तो उस हवाले से गाइडलाइन जो अगर गाइडलाइंस भी जारी कर सकती है, और अगर वो डिफिकल्टीज आती हैं तो उनको रिमूव करने के लिए जो है एक मैकेनिज्म जो है वो भी बता सकती है। ठीक हो गया। अगर कोई भी डिफिकल्टी अराइज होती है तो उसमें क्या है, उसके लिए जो है वो क्या करते हैं, अ, उसको उस डिफिकल्टी को रिमूव कर सकती है। यहाँ तक क्लियर हो गई चीजें। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पीरा एक्ट कंप्लीट हो गया आप लोगों का आज। ठीक हो गया। और अब हमने, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब ये इंशाल्लाह ये आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब इसका टेस्ट होगा कल। कल आप लोगों का लेक्चर भी होगा, टेस्ट भी होगा। ठीक है, हमारे पास टाइम भी थोड़ा सा कम है, तो अगर कभी छुट्टी करनी भी पड़ जाती है तो मुझे, मेरा कभी कोई छुट्टी का या कभी कोई और मामला होता है, तो ये है कि टाइम ज़ाया ना हो हमारा। तो कल इंशाल्लाह हमारा, हम नेक्स्ट इसके जो पीरा के ऑपरेशन रूल्स हैं, हम इंशाल्लाह कल उसको देखेंगे। कल इसका टेस्ट भी हो जाएगा आप लोगों का। आप लोगों ने ये तीनों लेक्चर्स, ये पीडीएफ, ये भी आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी, ये पीडीएफ भी। और तीनों लेक्चर्स आप लोगों ने डिटेल में देख लेने, इस पीडीएफ को देख लेना है। कल पहले आपका लेक्चर होगा, लेक्चर के बाद फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों का टेस्ट शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। ठीक हो गया। उसके बाद पीरा रूल्स वगैरह करने के बाद हम फिर आगे देख लेंगे पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, जो 5 शेड्यूल लाज है, जिसमें रेवेन्यू एक्ट है, पंजाब टेनेंसी एक्ट है, फिर प्राइस कंट्रोल जो है एसेंशियल कमोडिटीज वाला वो है, फिर प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट है। 4 हो गए। और पांचवा है हमारा कॉलोनलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड। ये 5 जो शेड्यूल लाज है, फिर हम इंशाल्लाह उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है। आज ये हमारा पीरा एक्ट कंप्लीट हो गया, और पीरा रूल्स कर लेंगे, फिर 5 शेड्यूल लाज करके फिर उसके बाद आगे हम पीपीसी और सीआरपीसी की तरफ चलेंगे। और साथ के साथ जैसे जैसे ये खत्म होगा, हम जो है ना उनका टेस्ट लेते जाएंगे। ओके हो गया, क्लियर? कोई मसला मसाइल, कोई सवाल जवाब, कोई चीज समझ ना आई हो, बताओ, या ऑल क्लियर है? चीजों को इसी तरह याद करना है, ठीक है, ताकि इसमें कोई मसला नहीं आए आपको। और मैं देख लेता हूँ रूल्स, पीरा रूल्स वाले को भी, कि इन दोनों का मैं, आप लोग भी मुझे बता दे क्या ख्याल है कि इन दोनों का इकट्ठा टेस्ट हो जाए, पीरा रूल्स का और पीरा एक्ट का, या इन दोनों का अलग अलग टेस्ट हो, तो ये भी मैं देख लेता हूँ। ठीक है। लेकिन ये मैंने आपको बता दिया, ये लास्ट लेक्चर है जो यूट्यूब पे अपलोड होगा आपका। ठीक है। उसके बाद बाकी टेस्ट, पीडीएफ और ड्राइव, वो तो अभी भी सिर्फ आप लोग जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के साथ ही शेयर होंगी ये चीजें। ऑल क्लियर? मुझे एक दफा ओके कर दो, बता दो अगर कोई चीज समझ नहीं भी आई, तो भी मुझे बता दो, ताकि फिर हम उसको इंशाल्लाह क्लियर कर लें। ओके हो गया? चलो ठीक हो गया। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, टेस्ट के साथ भी, बाकी नेक्स्ट उसके साथ भी। मेहनत करो, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। अपना ख्याल रखो, दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज, रब रखा।